वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर का स्टडी किया था डिटेल में। ठीक है, तो एसी वोल्टेज अगर हम अप्लाई करते हैं इंडक्टर कंपोनेंट को, जो कि एक रिएक्टिव कंपोनेंट है, सो हाउ इट कैन बी बिहेव। ठीक है, तो उसका वोल्टेज एंड करंट पे क्या इफेक्ट होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था और उसका हमने डेरिवेशन भी लिया था। ठीक है, तो उसका जो एनालिसिस है वो इस तरह से है कि व्हेन एसी सिग्नल इज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, एट दैट टाइम current I lags behind the alternating voltage EMF E by the phase angle of 90 डिग्री और π/2 रेडियंस। ठीक है, तो ये क्लियरली आपको वेवफॉर्म के ज़रिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो करंट है, ठीक है, तो करंट लैग है बिहाइंड द वोल्टेज। तो ये I0 इज़ योर करंट। ठीक है, जो डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है दैट इज़ द करंट वेवफॉर्म एंड दिस इज़ E0 दैट इज़ वोल्टेज वेवफॉर्म। ठीक है, तो जो वोल्टेज है वो वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है आपका ज़ीरो से। ठीक है, जो यहाँ पे मैं येलो लाइन से मार्क्स करता हूँ। ठीक है, तो वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है आपका ज़ीरो से एंड करंट जो है वो करंट स्टार्ट हो रहा है आपका नेगेटिव डायरेक्शन से, जो रेड लाइन से मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि करंट विल लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। सो 90 डिग्री इज द फेज डिफरेंस between voltage and current in case of inductor is connected in the AC circuit, that is alternating current. ठीक है, so that is the analysis. तो नेक्स्ट पार्ट ये सर्किट का हम देखेंगे फेज़र डायग्राम। ठीक है, तो फेज़र डायग्राम में हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडक्टर्स को। ठीक है, तो फेज़र डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द पीक ईएमएफ वोल्टेज E0। ये जो पीक वोल्टेज है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड दैट मेक्स द एंगल ओमेगा टी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे दिख रहा है ये जो एंगल ओमेगा टी है दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, एज करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, जो अभी हमने स्टडी किया। ठीक है, तो करंट पीछे वोल्टेज से बाय 90 डिग्री और π/2 रेडियंस। सो फेज़र डायग्राम रिप्रेजेंटिंग I0 इज टर्न क्लॉकवाइज। तो ये जो I0 है इसका जो एंगल है, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है क्योंकि दोनों में 90 डिग्री फेज शिफ्ट है। ठीक है, करंट इज लैगिंग बिहाइंड द voltage, so current can be represented in clockwise direction with the E0 मीन्स दोनों भी अपोजिट है। ठीक है, तो आपका E0 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है एंड I0 इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे y एक्सिस पे E0 दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, एंड इन बॉटम साइड इट विल बी अ I दैट इज़ करंट। ठीक है, तो दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो आपका π/2 रेडियंस या 90 डिग्रीज है। ठीक है, एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड वेव फॉर्म ऑफ AC E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इस तरह से फेज़र डायग्राम में हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ अ फेज़र डायग्राम फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इट इज़ डिनोटेड बाय XL। ठीक है, X सफिक्स L, XL, L और इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, द अपोजिंग नेचर ऑफ इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। मीन्स इंडक्टेंस क्या कर रहा है, इट विल अपोजेस द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जो करंट फ्लो हो रहा है
ठीक है, थ्रू द इंडक्टर is opposes to that current in the circuit, so that is called as a inductive reactance. ठीक है, तो इंडक्टर इज नथिंग बट द सिंपली कॉइल. ठीक है, बाय कंपेयरिंग विथ ओम्स लॉ I0 इज इक्वल टू E0 बाय R. ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन है ओम्स लॉ का, I इज इक्वल टू V बाय R. तो यही यहाँ पे मैनिपुलेट किया है, इंस्टेड ऑफ V इट इज़ E0. ठीक है, एंड R इज़ द रेजिस्टेंस, देन वी कैन फाइंड द करंट I0. वी फाइंड दैट ओमेगा रिप्रेजेंट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस. तो इंडक्टेंस भी क्या करता है, करंट को अपोज करता है. ठीक है, इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट. इट इज़ कॉल्ड एज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है, जो हमने पहले स्टडी किया है. ठीक है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एक्सएल. तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो डिनोट होता है एक्सएल से. सो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एंड वी नो दैट ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, दैट इज़ 2 पाई एफ. तो ओमेगा का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया है 2 पाई एफ. सो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल. तो ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया है यहाँ पे. ठीक है, सो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ, दैट इज ओमेगा. ठीक है, 2 पाई एफ मीन्स ओमेगा इंटू एल. ठीक है, सो दैट इज द इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल. तो हमें फ्रीक्वेंसी अगर पता है एंड इंडक्टेंस का वैल्यू दिया है, then we can calculate the inductive reactance for that circuit, where F is the frequency of AC supply. ठीक है, तो F जो इसमें वो frequency and L is the inductance. ठीक है, तो इस तरह से ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का कॉन्सेप्ट है. तो इस पर प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं. तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल. ठीक है, then the function of inductive reactance is similar to that of resistance in purely resistive circuit. तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो एक्सएल, इसका जो फंक्शन है, इट इज़ सिमिलर टू अ रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द एसी सर्किट, जो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. तो दोनों का फंक्शन सेम है. ठीक है, it is directly proportional to the inductance L and frequency of the alternating current. तो यहाँ पे आपको इक्वेशन से क्लियरली पता चल रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड द इंडक्टेंस, क्योंकि XL इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल है. तो जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज XL इज आल्सो इंक्रीज. इस इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. व्हेन F इज इंक्रीज देन XL इज इंक्रीज, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, और जैसे इंडक्टेंस का वैल्यू चेंज होगा या इंडक्टेंस इंक्रीज होगा, XL इज आल्सो इंक्रीज बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XL. ठीक है, एंड F इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XL. ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखा है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टेंस L एंड द फ्रीक्वेंसी F ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट. So the dimension of inductive reactance is same as those of resistance and its SI unit is in ohm. ठीक है, तो जो डायमेंशन है इंडक्टिव रिएक्टेंस के वो सेम एज रेजिस्टेंस है. तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओहम. ओके, सो सिमिलरली योर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज आल्सो मेजर्ड इन ओहम. ठीक है, सो इन डीसी सर्किट F इज 0 एंड XL, देयरफॉर XL इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्योंकि डीसी में आपको पता है कि डीसी कांस्टेंट होता है विथ रिस्पेक्टिव टाइम. सपोज ये आपका टाइम t है एंड ये आपका वोल्टेज है. ठीक है, सो डीसी इज कांस्टेंट, दैट इज सिंपली अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो इसमें कोई अल्टरनेटिंग करंट नहीं. एसी में क्या होता है, देयर इज अल्टरनेट हाफ साइकिल, पॉजिटिव एंड
निगेटिव। ओके, सो डीसी के लिए क्या है, एक्सएल का वैल्यू 0 है। व्हेन इंडक्टर इज कनेक्टेड इन डीसी सर्किट, इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी 0। ठीक है, देयरफॉर इट इम्प्लाइज दैट प्योर इंडक्टर ऑफर्स 0 रेजिस्टेंस टू डीसी। ठीक है, मीन्स अगर इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं हम डीसी सर्किट में तो वो 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है डीसी को। मीन्स क्या करता है, वो डीसी को पास कर देगा। ठीक है, इट विल पास द डीसी व्हेन इंडक्टर इज कनेक्टेड इन डायरेक्ट करंट सर्किट, डीसी सर्किट में। ठीक है, इट पास द डीसी दैट इट कैन नॉट रिड्यूस डीसी। मीन्स डीसी को क्या करेगा, वो अपोज नहीं करेगा। ठीक है, एज इट इज़ डीसी करंट को वो क्या कर देगा, पास कर देगा इंडक्टर। दस इज पासिस डीसी एंड ब्लॉक्स एसी ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है। तो ये एनालिसिस है टोटल इंडक्टर का। ठीक है, व्हेन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू द डीसी सर्किट, इट इज ऑफर्स द 0 रेजिस्टेंस टू डीसी, दैट मीन्स इट कैन नॉट रिड्यूस डीसी। तो डीसी को वो रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, सो डीसी को वो क्या कर देगा, it will pass the DC as it is without any opposition and blocks the AC of very high frequency। तो किसको ब्लॉक करेगा, वो AC को ब्लॉक करेगा। ठीक है, सो इट विल ब्लॉक द AC एंड पास द DC। ठीक है, तो ये सिंपल एनालिसिस है इंडक्टर का। व्हेन इंडक्टर इज कनेक्टेड इन DC, इट विल pass the DC and blocks the AC of very high frequency. In an inductive circuit, the self-induced EMF opposes the growth as well as decay of current। ठीक है, तो सेल्फ इंड्यूस EMF है वो अपोज करेगा। EMF मीन्स वोल्टेज, इट अपोजेज द ग्रोथ एज वेल एज डीके ऑफ करंट। ठीक है, तो करंट के जो चेंजेस है उसको वो क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, मीन्स करंट इंक्रीज भी नहीं होगा एंड डीके भी जो होगा उसका, ठीक है, तो एक प्रोपोर्शनली मैनर में होगा। ठीक है, सो दैट इज़ द सिंपल एनालिसिस ऑफ इंडक्टर connected in AC circuit. The current flowing in the circuit transfer charge to the plates of capacitor। ठीक है, तो ये कैपेसिटर का टॉपिक है, हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम एक प्रॉब्लम लेंगे इंडक्टर पे। अगर इंडक्टर का टॉपिक क्लियर है तो अभी हम ये एग्जांपल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, एक्सेल क्या है, करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वोल्टेज किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये सिंपल फार्मूला आपको याद रखना है तो कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अभी ये जो प्रॉब्लम दिया है स्क्रीन पे, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी, इंडक्टेंस दिया है, इंडक्टेंस इज मेजर इन हेनरी। ठीक है, हेनरी इज़ द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, is connected to an AC source of peak EMF 210 वोल्ट। ठीक है, पीक EMF मीन्स पीक वोल्टेज दिया है 210 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। ठीक है, कैलकुलेट द पीक करंट, कैलकुलेट द पीक करंट मीन्स I0। ठीक है, व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करंट भी पूछा है, व्हेन जो पीक वैल्यू पे होगा करंट। ठीक है, तो व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज क्या होगा एट दैट टाइम व्हेन करंट इज़ एट मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये पूछा है हमें। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन डेटा। ठीक है, कि क्या दिया है हमें प्रॉब्लम में। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है सभी प्रॉब्लम के लिए, इस तरह से आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले गिवन डेटा लिखोगे, उसके बाद जो भी फार्मूला रिक्वायर है, आपके पास जो जो फार्मूलेज है उसका हम लिस्ट बनाएंगे, फिर उसमें किस तरह से प्रोसीड करेंगे, फिर वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फर्स्ट दिया है हमें इंडक्टेंस, मीन्स एल का वैल्यू दिया है। ठीक है, एल इज़ इक्वल टू 200 मिली हेनरी, हेनरी में मेज़र होता है इंडक्टेंस, बट अभी हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हेनरी में। ठीक है, इस 200
इंटू 10⁻³ मिली मीन्स 10⁻³ ठीक है, 200 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो इसे कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल पॉइंट एडजस्ट करके, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 हेनरी ठीक है। उसके बाद सेकंड जो वैल्यू दिया है वो हमें ईएमएफ का वैल्यू दिया है, ईएमएफ मीन्स E0 इज़ 210 ठीक है, मीन्स वोल्टेज दिया है इन शॉर्ट। सो E0 इज इक्वल टू 210। थर्ड जो पैरामीटर दिया है हमें वो दिया है हमें फ्रीक्वेंसी। सो F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, सप्लाई का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वोल्टेज दिया है एज वेल एज फ्रीक्वेंसी दिया है सप्लाई का ठीक है। और हमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द पीक करंट। तो पीक करंट इज डिनोटेड बाय I0 ठीक है। तो पीक करंट अगर हम वेव फॉर्म में देखेंगे, अगर ये करंट का वेव फॉर्म है ठीक है, तो ये पीक करंट आपका I0 है ठीक है। अगर ये आपका वोल्टेज रहेगा तो ये क्या रहेगा, E0 ठीक है। तो ये I0 हमें कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉजिटिव पीक फॉर द करंट, सो दैट इज़ द I0। तो ये हमें पूछा है। सो देयरफॉर पीक करंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आपके पास, सिंपली I0 इज इक्वल टू E0 बाय XL ठीक है। क्योंकि इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस कनेक्ट किया है AC में, तो हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस लेना पड़ेगा XL। हमने सिंपली ओम्स लॉ यूज़ किया है, I इज इक्वल टू V बाय R ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ I वी आर टेकिंग E0 ठीक है, EMF दिया है हमें इन टर्म्स ऑफ, एंड इंस्टेड ऑफ R वी आर यूजिंग इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टर की जगह यहाँ पे इंडक्टर कनेक्ट किया तो यहाँ पे आएगा इंस्टेड ऑफ R इंडक्टिव रिएक्टेंस ठीक है। तो इतना ही चेंज, सिंपली ओम लॉ है ये, I इज इक्वल टू V बाय R, इंस्टेड ऑफ V इट इज़ अ E0 एंड इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस इट इज़ XL इंडक्टिव रिएक्टेंस ठीक है। अभी हमें पता है कि E0 एज इट इज़ है, XL का वैल्यू पता है हमें 2πfL ठीक है, जो हमने ऑलरेडी फार्मूला लिया है। सो XL इज इक्वल टू 2πfL, जो मैंने स्क्रीन पे हाईलाइट किया है, जो हमने अभी स्टडी किया है ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 2πfL, वेयर F इज फ्रीक्वेंसी एंड L इज द इंडक्टेंस। तो यही वैल्यू हम 2πfL यहाँ XL की पुट करेंगे ठीक है। इसके बाद गिवन डेटा दिया है हमें ऑलरेडी, L का वैल्यू दिया है जो हमने कन्वर्ट किया था 0.2 हेनरी में, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, वैल्यू पुट करेंगे ठीक है। 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 एंड वोल्टेज इज ऑल्सो गिवन, E0 इज़ 210। तो ये हमने वोल्टेज यहाँ पे पुट कर दिया ठीक है। अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा करंट का 3.34 एम्पियर ओके। एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ करंट, सो देयरफॉर I0 इज इक्वल टू 3.34 2 एम्पियर ठीक है। तो ये आपका पीक वैल्यू आ गया है करंट का I0 का ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेव फॉर्म ने जो देखा था। सो दैट इज़ I0 एंड इसका वैल्यू आ चुका है हमारा 3.342 ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया है I0 का। एज इन एन इंडक्टिव AC सर्किट करंट लैग्स बिहाइंड द EMF बाय π/2 रेडियंस। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि करंट लैग है बिहाइंड द वोल्टेज, सो द वोल्टेज इज 0 व्हेन करंट इज इट्स पीक वैल्यू ठीक है। तो करंट जब I0 रहेगा पीक वैल्यू पे, मैक्सिमम वैल्यू पे रहेगा ठीक है, एट दैट टाइम वोल्टेज इज़ 0। दोनों में जो रिलेशन है वो हमको पूछा है बाद में, व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज़ एट इट्स पीक वैल्यू ठीक है। तो पीक वैल्यू हमारा I0 है, तो करंट जब हाईएस्ट वैल्यू पे रहेगा पीक वैल्यू पे, एट दैट टाइम द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ सोर्स
जो भी सोर्स इनपुट में कनेक्ट किया हमने वोल्टेज सोर्स, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा एट दैट टाइम। तो उसके लिए ये फिगर में समझते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे इंडक्टर कनेक्ट किया है, ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। दिस इज योर करंट I0 when the value of this I0 is at maximum, means peak value, at that time the voltage of voltage source E is 0। इसका मीनिंग ये है, करंट का वैल्यू जब मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, मीन जो हमने कैलकुलेट किया है 3.342 एम्पियर, एट दैट टाइम द वोल्टेज ऑफ वोल्टेज सोर्स इज 0 because current is lagging behind the voltage by 90 डिग्री, जो हमने फेजर डायग्राम में पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह से इंडक्टर पे जो बेस से प्रॉब्लम वो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या होगा, पेपर में ओनली वैल्यू चेंज होगा, यहाँ पे 210, यहाँ पे 250 हो सकता है, 300 वोल्टेज हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है आपका 40, 55, ठीक है। इंडक्टर का वैल्यू चेंज होगा, जहाँ पे 200 डी है वहाँ पे 100 हो सकता है, ठीक है। ऑल रिमेनिंग प्रोसीजर आर सेम। आपको पहले गिवन डेटा लिखना है, उसके बाद जो फॉर्मूला यूज़ करोगे आप करंट कैलकुलेट करने का, ठीक है, उसमें हमने एक्सेल का वैल्यू पुट किया है, एक्सेल इज़ 2πfl, ठीक है, एंड उससे हमने कैलकुलेट कर दिया है I0, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ I0 यहाँ पे अगर वोल्टेज पूछा है कैलकुलेट द पीक वोल्टेज, तो भी आप कैलकुलेट कर पाओगे इस फार्मूला को मैनिपुलेट करके, ठीक है। E0 इज इक्वल टू I0/XL, XL इज़ 2πfl, एंड I0 का वैल्यू अगर यहाँ पे दिया है इंस्टेड ऑफ वोल्टेज करंट दिया है, सो वी कैन कैलकुलेट द V0, ठीक है। तो इसी तरह से पेपर में चेंजेस होंगे ओनली वैल्यूज़ में, बाकी प्रोसीजर जो है वो सेम रहेगा। तो दूसरा एक सिमिलर प्रॉब्लम लेते हैं हम इसी टॉपिक पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कैलकुलेट द एक्सेल ऑफ 250 माइक्रो हेनरी कॉइल, कॉइल मीन्स इंडक्टर, ओके, एट दो कंडीशन दिए है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दिया है 1 मेगाहर्ट्ज़, सेकंड फ्रीक्वेंसी दिया है 10 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दिया है अलग अलग हमें, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेल। एक्सेल इज़ योर इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये आपका दिया है एल का वैल्यू 250 माइक्रो हेनरी, ठीक है। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। लास्ट प्रॉब्लम ने हमें दिया था मिली हेनरी, मिली मीन्स 10⁻⁻3, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, ओके। तो सबसे पहले रहेगा आपका गिवन डेटा, ठीक है। तो गिवन डेटा में आएगा आपका एल इज इक्वल टू 250 माइक्रो हेनरी मीन्स 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा आपका हेनरी में, ठीक है, ठीक है। तो अभी इसमें हमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी जो है वो मेगाहर्ट्ज़ में दिया है, ठीक है। मेगा मीन्स 10⁻⁶, तो दोनों का यूनिट सेम है, ठीक है। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 एंड मेगा मीन्स 10⁻⁶, तो कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं हमें, हम एज इट इज़ वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी है हमें, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेल फॉर दिस टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। फर्स्ट इज 1 मेगाहर्ट्ज़, सेकंड फ्रीक्वेंसी विल बी एट 10 मेगाहर्ट्ज़। सो देन वी स्टार्ट 1 by 1। तो देन फॉर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज़, वी आर कैलकुलेटिंग द एक्सेल, ओके। सो एक्सेल इज इक्वल टू 2πfl is our standard formula, okay। 2 value of pi is 3.14, f is given, that is 1 megahertz, is 1 into 10⁻⁻6, okay, into into L. So value of L will be the 250 into 10⁻⁻6, that is 250 microhenry, okay। And then we calculate 1570 ohm is the value of XL for first frequency, f is equal to 1 megahertz। तो 1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो वैल्यू है वो 1570, एंड इट्स यूनिट इज़ ओहम, जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, ठीक है, कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो यूनिट है वो सेम एज रेजिस्टेंस है,
रेजिस्टेंस मेज़र होता है आपका ओहम में, ठीक है। तो इसी तरह से हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए कैलकुलेट किया है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। सेकंड जो दिया है वो फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज दिया है, ठीक है। तो सेम फार्मूला यूज़ करेंगे हम सेकंड फ्रीक्वेंसी के लिए। एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, दैट इज़ आवर स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर calculation of inductive reactance. So put the value. 2 pi is 3.14, f is 10 megahertz, means 10 into 10 raised to plus 6, ठीक है, that is in hertz, ठीक है। then L, इंडक्टर का वैल्यू दिया हमें 250 माइक्रो हेनरी, सो 250 इंटू 10 रेज टू -6, माइक्रो मीन्स 10 रेज टू -6, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट्स वैल्यू इज़ 15700 ओहम, ठीक है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते किलो ओम में, सो दैट इज़ अ 15.7 किलो ओम, सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सएल फॉर सेकंड फ्रीक्वेंसी, एफ इज इक्वल टू 10 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो दोनों भी वैल्यूज़ के लिए हमने कैलकुलेट किया है एक्सएल, दोनों फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। एंड इसका यूनिट लिखना ज़रूरी है, अगर यूनिट नहीं लिखते तो आपका 1 मार्क्स इसमें लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो यूनिट है वो ओम में, तो इस पर जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये है, देयरफॉर एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे हम फार्मूला में सिंपली देख रहे हैं कि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2 पाई एफ एल, एफ इंटू एल, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जो आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जब फ्रीक्वेंसी आपका 1 मेगाहर्ट्ज़ है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका 1570 है, ठीक है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हुआ मीन्स एफ इज़ इंक्रीज, देन एक्सएल इज ऑल्सो इंक्रीज, तो 1 मेगाहर्ट्ज़ के लिए जो आपका एक्सएल था वो था 1570 ओहम, ठीक है। सेकंड फ्रीक्वेंसी जो था वो आपका 10 मेगाहर्ट्ज़ था, 10 मेगाहर्ट्ज़। एट दैट टाइम एक्सएल का वैल्यू आप देख पा रहे होंगे कि वो कितना हुआ, 15.7 किलो ओम, मीन्स 10⁻3, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है 1 मेगाहर्ट्ज़ से 10 मेगाहर्ट्ज़, तो वैसे ही एक्सएल का वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। 1 मेगाहर्ट्ज़ के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस था 1570, फॉर 1 मेगाहर्ट्ज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 1570, ठीक है। बट जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज़, द वैल्यू ऑफ एक्सएल विल बी 15.7 किलो ओम, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सएल, जो अभी हमने अभी स्टडी किया, ठीक है। एंड आल्सो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस में। जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा, जैसे इंडक्टेंस का वैल्यू चेंज होगा या इंक्रीज होगा तो उसका भी इफेक्ट होगा एक्सएल पे, तो एक्सएल भी उस हिसाब से क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। सो दैट इज़ द सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो आप और भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बुक में दिए एक्सरसाइज में, तो वो आप ट्राई करो। सिर्फ वैल्यू ही चेंज होगा यहाँ पे पेपर में, बाकी प्रोसीजर रिमेन्स द सेम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एसी वोल्टेज अप्लाई टू कैपेसिटर का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। सो थैंक यू।